तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशिया की एक बहुत ही डरावनी और मीरा नाम की लेडी की सच्ची कहानी को। इस मूवी का नाम है परम्पुआन पम्बावा सियाल, यानी कि द अनलकी वुमेन या फिर द क्वीन ऑफ विचक्राफ्ट। ये बहुत ही खतरनाक फिल्म है और इसके अंदर जो काला जादू करा गया है, जिस एंटिटी को बुलाया गया है, उसको रियल में मीरा के ऊपर पोजेशन के लिए बुलाया गया था। और ये जो कहानी है वो उसके रिश्तेदारों से पास ऑन होती रही है और यहाँ पर वो सबको सुनाई गई है। काफी बढ़िया फिल्म है, आपको देखकर मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने लॉस्ट सीरीज को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ किंग काओ थाई हॉरर फिल्म को, जो कि सच्ची घटना है, हॉन्टेड जेल है। इनकेस आपने दोनों ही वीडियोस को मिस कर दिया है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक आदमी अपनी बेटी पूती को उसकी नई स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर मीरा से मिलवा रहा था। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर मीरा की शादी का दिन होता है। मीरा जो थी वो दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसका मेकअप असल में मबा वारसो ने किया था, जो कि अपने बेहतरीन ब्राइडल मेकअप और शेमनिज्म के लिए काफी मशहूर था। अब शादी के दौरान मीरा और उसका होने वाला पति आर्यो सभी रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे थे। अब एक रिचुअल में आर्यो को अपने पैर से एक अंडा तोड़ना था और उसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना था। माना जाता है कि इस रिचुअल से पति पत्नी की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहती है और उनको जल्दी ही संतान का सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही आर्यो अंडा तोड़ता है, वो अंडा सड़ा हुआ था, यानी कि यह अपशकुन हो गया था। ये देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। कुछ लोग इसको भयानक अपशगुन कहकर मान रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। आर्यो के माता पिता भी ये देखकर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन आर्यो को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसको भी इस बात की चिंता ना करने के लिए कहता है। अब आर्यो की बातों से मीरा भी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और दोनों शादी के बाकी रिचुअल्स को पूरा करते हैं। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद में सभी मेहमान उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर वहां से जाने लगते हैं। इसी दौरान मीरा की कजन अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वो बताती है कि उसे आज तक ये नहीं पता चल पाया कि मीरा और आर्यो की मुलाकात आखिर कैसे हुई थी। बस इतना पता है कि आर्यो घर घर जाकर सर्वे करने का काम करता है, तो हो सकता है कि शायद इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई होगी। अब वेडिंग खत्म होने के बाद आर्यो और मीरा अपनी पहली वेडिंग नाइट साथ में सेलिब्रेट करते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी प्यारी बातें करते हैं कि इसी बीच आर्यो मजाक में मीरा से कहता है कि वो उसको कुकिंग भी सिखा देगा, यानी कि उसको कुक करना नहीं आता था। अगली सुबह आर्यो जल्दी ही अपने काम के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो मीरा के लिए एक लेटर छोड़कर गया था। लेटर में लिखा गया था कि वो काम खत्म होते ही जल्दी घर लौट आएगा। साथ ही साथ उसने मीरा के लिए एक डिश की रेसिपी लिख कर रखी थी, ताकि वो उसके लिए खाना बना सके। अब तभी दूसरी ओर आर्यो अपने काम पर काफी खुश नजर आ रहा होता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। सर्वे करते करते वो एक घर पर पहुंचता है, जहाँ पर सिर्फ एक बुजुर्ग कपल रह रहा था। आर्यो उनसे उनकी डिटेल्स लेने लगता है, यानी कि सर्वे करने लगता है। लेकिन बातें करते वक्त उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक पल के लिए वो बुजुर्ग महिला उसके सामने होती है, लेकिन अगले ही पल बिना किसी वजह के अचानक गायब हो जाती है। आर्यो को ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने अगले सर्वे के लिए वहाँ से निकल जाता है। उधर घर पर मीरा के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जब वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही होती है, तभी उसे अचानक अपने कंधे पर किसी के हाथ होने का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मीरा इस बात को नजरअंदाज कर देती है और आर्यो की लिखी हुई रेसिपी देखकर कुकिंग शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर घर के बाहर खड़े एक आदमी पर जाती है। मीरा उससे पूछती है कि वो कौन है। तब वो आदमी बताता है कि वो इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने आया है। ये सुनकर मीरा दोबारा अपनी कुकिंग में लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसको महसूस होता है कि वही आदमी बार बार घर के बाहर आकर मीटर चेक कर रहा था, और ये बात मीरा को काफी अजीब लगती है। इसलिए वो घर के बाहर जाकर उस आदमी से सवाल करती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक एक बेहद डरावनी और भयानक डीमन के रूप में चेंज हो जाता है। ये देखकर मीरा बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर घर के कमरे में छिप जाती है। दूसरी ओर आर्यो सर्वे करने के लिए एक और घर पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक अजीब सी लेडी से होती है, जो कि अपना नाम लास्मी बताती है। अब शुरुआत में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल तरह से बात कर रही थी, लेकिन अचानक आर्यो से वो एक अजीब सा सवाल करती है। लास्मी आर्यो से पूछती है कि वो ज्यादा खूबसूरत है या फिर उसकी बीवी। अब आर्यो बिना सोचे समझे जवाब देता है कि उसकी बीवी मीरा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब ये सुनते ही उस महिला का चेहरा अचानक बदलने लगता है और कुछ ही पलों में वो एक बेहद डरावनी डीमन का रूप ले लेती है। उसका खौफनाक चेहरा देखकर
आर्यो बुरी तरह घबरा गया था और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। होश में आते ही वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब भागते भागते वो एक छोटी सी दुकान में जाकर छुप जाता है, लेकिन दुकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अब आर्यो वहीं पर चुपचाप बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जाती है और देखते ही देखते आधी रात हो गई थी कि तभी उसे उसी दुकान के अंदर से फिर से वही लाशमी अपने असली भयानक रूप में नजर आती है। ये देखते ही आर्यो का डर और बढ़ जाता है और वो तुरंत ही दुकान से बाहर भाग पड़ता है, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। सुनसान रोड पर आर्यो अकेला अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक और खौफनाक डीमन नजर आती है जो कि बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी और कोई एंशिएंट डांस करती हुई आर्यो के नजदीक आ रही थी। आर्यो अभी उसको देख ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला आदमी जो था उसका सर नहीं होता और ये देखकर आर्यो पूरी तरह घबरा गया था। अब इसी वक्त दूसरी ओर घर पर मीरा के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक उसके कंधे की हड्डी टेढ़ी होने लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और उसी समय वो दुल्हन जैसी दिखने वाली डीमन आर्यो को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो उस बिना सर वाले घुड़सवार की घोड़ा गाड़ी में बैठकर गायब हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये कोई खास डीमन थी जिसके पास काफी सारे डीमंस उसके कब्जे में थे। खैर अगले दिन आर्यो के फ्यूनरल में सभी लोग काफी उदास थे और मीरा भी उसकी लाश के पास बैठी रो रही थी, लेकिन आर्यो की माँ मीरा को देखते ही अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और वो मीरा को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है और गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद मीरा एक विग बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, पैसे भी चाहिए थी, रहने की जगह भी चाहिए थी। अब एक दिन फैक्ट्री में एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन करती है। फैक्ट्री की मैनेजर उसको पूरी फैक्ट्री का टूर करवा रही थी। इसी दौरान वो फैक्ट्री के हेड अगस्त से भी उसको मिलवाती है, जो कि अब तक कुंवारा था और शादी के लिए एक लड़की की तलाश में था। मैनेजर उसे एक और एम्प्लॉय सुनियोतो के बारे में बताती है। वो धीरे से कहती है कि सुनियोतो से वो थोड़ा सा बचकर रहे क्योंकि उसकी नजर लड़कियों पर काफी गंदी रहती है। खैर इसके बाद मैनेजर उस नई एम्प्लॉय को उसकी डेस्क दिखाती है। उसकी डेस्क के पास ही मीरा बैठी हुई थी और जैसे ही वो नई एम्प्लॉय मीरा को देखती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये लड़की तो बैड लक है। और उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाता है। उसको देखकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग डर कर फैक्ट्री से बाहर भाग जाते हैं। अब ये सब देखकर फैक्ट्री का हेड अगस्त जो होता है वो तुरंत ही वहां पहुंचता है और वो मीरा को अपनी कार में बैठाता है और फैक्ट्री से दूर ले जाता है क्योंकि उस वक्त वहां पर सब लोग उसको खत्म कर देते। खैर अब अगस्त जो होता है वो मीरा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जो कि असल में बना नाम के एक आदमी का था। खैर अब जैसे ही बना पहली बार मीरा को देखता है तो वो उसको देखते ही पसंद करने लगता है। अगस्त मीरा को खाना खिलाता है और उसे 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए भी बोलता है और वो ये भी कहता है कि उसकी सैलरी में से एक भी रुपया काटा नहीं जाएगा। अब बातें करते करते अगस्त मीरा को उससे शादी करने के लिए कह देता है, लेकिन मीरा उसके प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहां से अपने घर लौट आती है। अब रात को जब मीरा अपने घर पर अकेली थी तब एक व्यक्ति उसके लिए खाना लेकर आता है। खाना अभी भी काफी गर्म था और जैसे ही मीरा उस पार्सल को खोलती है वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर वही डिश थी जिसकी रेसिपी आर्यो ने शादी के अगले दिन लेटर में लिखकर उसको दी थी। अब असल में उसने गर्म बर्तन पकड़ लिया था, लेकिन वो कुछ सोचे जा रही थी जिसके चलते उसका हाथ जल जाता है और उसी पल उसे आर्यो की एक झलक दिखाई देती है। लेकिन वो पहले वाला आर्यो नहीं था। उसका चेहरा बेहद डरावना और खौफनाक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्यो की आत्मा मीरा को डरा रही हो। अब इसी बीच जिस घर में मीरा किराए पर रह रही थी उस मकान मालकिन को भी फैक्ट्री में हुई घटना के बारे में पता चल गया था। अब लोगों की बातें सुनकर वो भी मीरा को बैड लक मान लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। बेचारी मीरा के पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं बचती, इसलिए वो उस रात को फैक्ट्री के अंदर ही काट देती है और वहीं सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह एम्प्लॉयज उसको फैक्ट्री में देखते हैं तो सभी उसे वहां से भगाने लगते हैं। सबका मानना था कि मीरा जहां भी जाती है अपने साथ सिर्फ बैड लक लेकर आती है कि तभी वहां पर अगस्त पहुंच जाता है। वो सबके सामने मीरा का साथ देता है और उसके प्रति सहानुभूति दिखाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से मीरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार मीरा भी उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है। लेकिन ये देखकर सुनियोतो को काफी गुस्सा आ जाता है कि एक मामूली सी एम्प्लॉय ने कंपनी के हेड से शादी कर ली, जबकि सुनियोतो जो था उसकी नजर मीरा के लिए काफी गंदी थी। वो उसके साथ भी कुछ गलत करना चाहता था। खैर शादी के बाद अगस्त और मीरा अपनी पहली वेडिंग नाइट साथ बैठ रहे थे। बातें करते हुए अगस्त मीरा से उसकी बहन पूती के बारे में पूछता है।
मीरा बताती है कि दोनों बहनें काफी साल पहले अलग हो चुकी थी और तब से उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अगस्त उसको समझाता है कि उससे पूती से फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो बोलता है कि पूती का पति बैंक में काम करता है और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वो उनकी फैक्ट्री के लिए लोन दिलवाने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही अगस्त मीरा के पास आता है तो मीरा को फिर से आर्यो की वही डरावनी झलक दिखती है और इसी वजह से वो बुरी तरह डर जाती है और उस रात दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। दरअसल मीरा जब भी किसी दूसरे आदमी के करीब जाने की कोशिश करती थी तब उसके पहले पति आर्यो की भयानक आत्मा उसके सामने आ जाया करती। अब अगले दिन मीरा मार्केट सब्जी लेने जाती है और वहां पर वो एक सब्जी बेचने वाली से अच्छा खाना बनाना भी सीख रही थी, लेकिन जब भी वो घर आकर वही रेसिपी बनाने की कोशिश करती तो उसका खाना कभी भी अच्छा नहीं बनता था, यानी कि उसके साथ कुछ तो दिक्कत चल रही थी। फिर भी अगस्त हर बार उसके खाने की तारीफ करता ताकि मीरा का हौसला बना रहे। अगस्त की बात मानकर मीरा अपनी बहन पूती से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन पूती अब भी किसी पुरानी बात को लेकर मीरा से बहुत नाराज थी। वो साफ मना कर देती है कि वो उससे दोबारा कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब इसी बीच पूती की बेटी भी स्कूल से घर लौट आई थी, लेकिन पूती मीरा को अपनी बेटी से मिलने तक नहीं देती, जो कि ये दर्शाता है कि पूती के मन में अपनी सौतेली बहन मीरा के लिए कितनी नफरत थी और वो उसे तुरंत ही अपने घर से चले जाने के लिए बोलती है। खैर इसके बाद एक रात आखिरकार मीरा और अगस्त के बीच में संबंध बन जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब मीरा मार्केट में सब्जी खरीदने जाती है तब वहां पर बना भी मौजूद था और वो चुपचाप दूर से मीरा पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब घर पहुंचने के बाद मीरा देखती है कि उसके घर के बाहर एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था। जब मीरा उससे पूछती है कि वो कौन है तो वो बताता है कि वो इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने आया है। अब ये बात सुनते ही मीरा को धक्का लगता है, उसको शक होने लगता है क्योंकि उसके साथ पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था आर्यो के टाइम पर। लेकिन इस बार मीरा बाहर नहीं जाती और वो घर के अंदर से ही उस आदमी पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर के बाद में वो आदमी अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है। तब जाकर मीरा थोड़ी चैन की सांस लेती है। खैर उसी रात अगस्त फैक्ट्री में देर तक काम कर रहा था और वहां उसकी मुलाकात सुनियोतो से होती है, जो कि किसी काम की वजह से अभी भी फैक्ट्री में मौजूद था और हम जानते हैं कि पक्का उसकी गंदी नजर किसी लड़की पे होगी। खैर उधर घर पर अकेली बैठी मीरा का मन नहीं लग रहा होता और इसलिए वो बना के रेस्टोरेंट चली जाती है। अब मीरा को अपने रेस्टोरेंट में देखकर बना बहुत खुश हो गया था और इसलिए वो उसका अच्छे से स्वागत करता है। अब दूसरी ओर रात में घर लौटते टाइम रास्ते में अगस्त की कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जो कि अचानक से हो गया था। मजबूरन वो कार से बाहर निकलकर टायर को चेंज करने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसके पीछे वही खौफनाक डीमन आ जाती है जिसने पहले आर्यो की जान ली थी। और उसी वक्त दूसरी तरफ मीरा के कंधे में भी अचानक तेज दर्द शुरू हो गया था। अब ये सब देखकर साफ पता लगता है कि मीरा का उस खतरनाक डीमन से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर था। खैर अब टायर लगाते वक्त एक स्क्रू कार के नीचे गिर जाता है और अगस्त उसे निकालने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन जैसे ही वो कार के नीचे हाथ डालता है तो वो डीमन दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़कर उसको खींच लेती है और बेरहमी से खत्म कर देती है। अब मीरा के साथ पहले भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए उसे अचानक महसूस होता है कि शायद अगस्त किसी बड़ी मुसीबत में है। वो तुरंत ही बना के साथ अगस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें अगस्त की कार खड़ी हुई नजर आती है और उसके पास अगस्त की लाश पड़ी हुई थी। अब ये देखकर मीरा पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। और अगस्त के खत्म होने के बाद सुनियोतो फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल लेता है। सबसे पहले वो मीरा को ही फैक्ट्री से निकालता है और अब तो उसकी गंदी नजर सारी लड़कियों पर हमेशा रहेगी और मजबूरन लड़कियों को ऐसा मानना भी पड़ेगा। और इतना ही नहीं था, मीरा को अब अगस्त का घर भी छोड़ना पड़ता है और एक बार फिर से वो बिना घर और बिना सहारे के रह गई थी। जब मीरा की बहन पूती को उसका पति ये खबर देता है तो ये सुनकर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर खुश होती जा रही थी। उधर जब बना को पता चलता है कि मीरा को घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया गया है तो वो तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन तब तक मीरा वहां से जा चुकी थी। मीरा फिर से नौकरी और रहने की जगह की तलाश में मार्केट की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा होता और इसी दौरान मार्केट में उसकी मुलाकात आर्यो की माँ से होती है। वो मीरा को देखते ही उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे अपशकुन बताकर मार्केट से भी भगाने की कोशिश करती है कि तभी वहां बना आ जाता है और वो मीरा का बचाव करता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। बना मीरा को अपने घर ले जाता है और उसको खाना खिलाता है और मीरा पूरी तरह टूट गई थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। बना उसकी हालत समझता है और उसको आराम करने के लिए कमरा भी देता है। खैर अब रात को सोते टाइम मीरा को एक डरावना सपना आता है। अब सपने के अंदर उसे बना की भी एक भयानक और शैतानी झलक दिखाई देती है और वो बुरी तरह घबरा कर नींद से उठ जाती है। अब हो सकता है कि उसको एक इंट्यूजन आ रहा होगा कि उसको बना के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही शादी, कोई रोमांटिक रिश्ता, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि वो जिससे भी शादी कर रही थी उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। खैर अब उसकी चीख सुनकर बना तुरंत कमरे में आ जाता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त बना अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा था और वो मीरा को बता रहा होता है कि उसका पास्ट कैसा था।
वो कहता है कि बचपन में उसने अपनी माँ से कुकिंग करनी सीखी थी और बाद में एक अच्छा शेफ बनने का सपना लेकर वो शहर चला गया और अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने गाँव वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी माँ चल बसी। अब अपनी माँ को खोने के बाद बना की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई थी। अब उसका बिजनेस जो था वो धीरे धीरे ठप हो गया और आखिरकार उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसी वजह से अब वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है जहाँ पर वो अपनी माँ की सिखाई हुई रेसिपीज बनाता था। अब उन रेसिपीज को बनाकर उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आया करते और इसी वजह से उसको थोड़ा सा सुकून मिलता था। और बना जो होता है वो मीरा को भी यही सलाह देता है। वो बोलता है कि अपने पास्ट की बुरी यादों में जीने के बजाय उसको अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। जिसके बाद बना मीरा को अपनी माँ की कुछ स्पेशल रेसिपीज बनाना भी सिखा देता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। बना की बातें सुनकर मीरा उसी मेकअप आर्टिस्ट से मिलने का फैसला करती है जिसने की आयु के साथ उसकी शादी के दिन उसका मेकअप किया था, यानी कि मबा वारसो। अब वारसो काफी बूढ़ा हो चुका था और रिटायरमेंट भी ले चुका था। मीरा उसके पास बैठकर उससे अपनी जिंदगी में हो रही हर अजीब घटना के बारे में बताती है। सब कुछ सुनने के बाद वारसो मीरा के सामने एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, जो कि काफी डरावने थे। वो बताता है कि कुछ समय पहले उसके पास एक महिला हेल्प लेने आई थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मीरा की अपनी ही बहन पूती थी। जी हाँ, पूती बिल्कुल नहीं चाहती कि मीरा की जिंदगी में कभी भी खुशियां आए। वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देना चाहती थी और वो इसमें कामयाब भी रही। इसलिए उसने वारसो की हेल्प से मीरा पर एक बहुत ही पुराना खतरनाक डार्क मैजिक करवाया, यानी कि डार्क रिचुअल। उस रिचुअल का नाम था बाहुलावियान। और वारसो बताता है कि जिस इंसान पर यह रिचुअल किया जाता है उसकी जिंदगी में सिर्फ बैड लक ही बैड लक आता है। इतना ही नहीं, वो एक खतरनाक डीमन से भी जुड़ जाता है। और इस श्राप का सबसे डरावना असर ये होता है कि जिस महिला पर यह रिचुअल होता है वो किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो उस पुरुष की किसी न किसी दुखद घटना में मौत हो जाती है। और आपको याद आया होगा कि फैक्ट्री के अंदर भी एक आदमी को पदस्थ कर लिया गया था, तो हो सकता है कि शायद से मीरा ने उसके साथ भी संबंध बनाए होंगे। और इसका मतलब साफ था कि वो महिला कभी भी अपना परिवार नहीं बसा सकती थी और हमेशा अकेली रहने के लिए मजबूर हो जाया करती। हो सकता है कि जो डीमन इससे जुड़ा हुआ था मे बी उसके साथ भी सेम चीजें हुई होंगी, जिसके चलते वो किसी और को ऐसा करने नहीं दे रही थी। वारसो ये भी कबूल करता है कि मीरा की शादी वाले दिन ही मेकअप करते वक्त उसने ही चुपके से ये रिचुअल मीरा पर परफॉर्म कर दिया था, विच एक्सप्लेन्स कि वो अंडा जो था वो खराब कैसे निकला। और तभी से मीरा की जिंदगी में एक के बाद एक बुरी घटनाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि उससे पहले उसकी जिंदगी में सब सही था। अब ये सच जानकर मीरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन रोते रहने के बजाय वो फैसला करती है कि वो अपनी बहन पूती से इसका हिसाब जरूर लेगी। अब इसी इरादे से वो पूती के घर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में ही सुनियो तो उसको किडनैप कर लेता है। अब वो मीरा को अपने ही घर ले जाकर बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है और वो मीरा के साथ में असॉल्ट कर देता है, जिसके बाद वो मीरा को वहीं पर एक कमरे में बंद करके रख देता है। लेकिन सुनियोतो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मौत को खुद दावत दी थी, क्योंकि श्राप के मुताबिक मीरा के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाए, चाहे वो जबरदस्ती हो या फिर उसकी मर्जी से, तो उसके बाद हर एक आदमी खत्म हो जाता है। कमरे में बंद मीरा को अपने दोनों खत्म हो चुके पति की डरावनी आत्माएं दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर साफ था कि जब भी वो किसी से संबंध बनाती थी तो उसके बाद में उसको यहाँ पर पिछले मरे हुए हस्बैंड्स की आत्मा दिखाई देती, जो कि शायद से एक हिंट हुआ करता कि आने वाले हस्बैंड या फिर किसी और आदमी के साथ क्या होगा। अब मीरा अपने दोनों खत्म हुए हस्बैंड्स की आत्माओं को देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खैर, शाम को जब सुनियोतो घर वापस लौट कर आता है तब उसकी पत्नी बताती है कि सुबह से टीवी अपने आप चालू हो रहा है और बंद हो रहा है। ये बात सुनियोतो को काफी अजीब लगती है। अब जैसे ही वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर मीरा को बंद करा गया था, तो उसके साथ एक के बाद एक डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं। इसी दौरान मीरा के शरीर पर भी वही खतरनाक डीमन कब्जा कर लेती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसका कंधा दर्द नहीं कर रहा था, बल्कि शायद से मीरा ने जैसे खुद बदला लेने के लिए उस डीमन को अपने शरीर में आने दिया हो। खैर, अगले ही पल वो डीमन सुनियोतो के सामने आ जाती है और इस बार उसकी हर हरकत को मीरा ही कंट्रोल कर रही थी। और अब वो बड़ी ही बेरहमी से सुनियोतो को मौत के घाट उतार देती है। और उसके साथ ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि उसने फैक्ट्री के अंदर कितनी लेडीज के साथ गलत काम किए थे। और अब जब वो वहाँ का हेड बन गया था तो उसके बाद तो उसने और भी गलत चीजें करी होंगी, तो इसके साथ तो बिल्कुल सही हुआ। अब सुनियोतो की खत्म होने के बाद मीरा भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब बना वहाँ पहुँचता है और वो मीरा को बचाकर अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब बना की आंख खुलती है तो मीरा वहीं थी, बस उसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी। लेटर में मीरा
ने बना का शुक्रिया अदा किया था। उसने लिखा था कि बना के साथ बिताया हुआ वक्त उसकी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पलों में से एक था, लेकिन अब उसको जाना होगा क्योंकि वो उसकी जान पर रिस्क नहीं ले सकती थी। ये लेटर पढ़ते ही बना बिना देर किए मीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो फैक्ट्री पहुंचता है और मीरा की एम्प्लॉय फाइल चेक करता है। वहां से उसे मीरा के पुराने घर का एड्रेस मिल गया था और वो तुरंत ही उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ मीरा भी अपने पुराने घर पहुंच गई थी और ये वही घर था जहां पर उसके पिता और सौतेली माँ रह रहे थे, यानी कि ये शुरुआती सीन वाला घर था। खैर, घर में कदम रखते ही मीरा को अपने बचपन की याद आने लगती है। खैर, तब उसको याद आता है कि बचपन में वो अपनी सौतेली बहन पूती के साथ कितना गलत बर्ताव करती थी, विच एक्सप्लेन्स कि पूती के मन में उसके लिए नफरत क्यों थी और वो उसे हर बात पर तंग करती थी और अक्सर उसको रुलाया भी करती। जिसके बाद पूती का पति उससे ये कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है और पूती उसको बाय बोलकर अपनी बेटी के पास आ जाती है और उसको कहानी सुनाने लगती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि असल में पूती का पति जो था वो अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपने कलीग के साथ पार्टी करने गया था। अब असल में वहाँ ये दोनों लड़कियों के साथ वक्त बिताने वाले थे और उसका कलीग उसके लिए एक लड़की को भी बुलवाता है। लेकिन जब वो लड़की रूम में आती है तो शॉकिंगली वो कोई और नहीं बल्कि मास्क पहने हुए मीरा थी। जी हाँ, और मीरा अपनी बहन पूती से बदला लेना चाहती थी और इसलिए वो जानबूझकर पूती के पति के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। उसको पता था कि जो भी पुरुष या मर्द उसके साथ संबंध बनाएगा वो शराब की वजह से जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद पूती का पति नशे की हालत में घर लौटता है और बिना कुछ कहे सीधा बेडरूम में जाकर सो जाता है और ये देखकर पूती थोड़ी नाराज हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से मीरा अपनी बहन पूती के घर आ जाती है और वो उसको बताती है कि अब उसका पति जिंदा नहीं रहेगा। मीरा ये भी कहती है कि पहले वो उससे माफी मांगने आई थी लेकिन पूती ने उसे माफ नहीं किया। ये सुनकर पूती का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहती है कि बचपन में मीरा ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और मीरा उसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करती थी, इसलिए उसके हिसाब से मीरा को खुश रहने का कोई हक नहीं है। अब दोनों के बीच बहस चली रही होती है कि तभी श्राप एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू करता है। वही खौफनाक डीमन पूती के घर में आ जाता है और एक बार फिर मीरा के शरीर पर कब्जा कर लेता है और उसी दौरान बेडरूम में सो रहे पूती के पति को डीमन बेरहमी से खत्म कर देता है। अब जब मीरा पूती को बताती है कि उसका पति नहीं रहा और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, तब पूती का गुस्सा और फूट पड़ता है और वो मीरा पर हमला कर देती है। वो मीरा का सर बार बार दीवार पर मार रही थी और जिस तरह बचपन में मीरा उसको सताया करती थी, आज पूती उसी तरह मीरा से बदला ले रही थी। इसलिए कहते हैं कि बचपन में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसके घाव बड़े होकर भी कई लोगों के दिलों पर रहते हैं और कब कोई क्या कर दे आपको नहीं पता। बेसिकली बुलिंग इज नॉट गुड एट ऑल। एनीवेज, अब वो कांच के टुकड़ों से मीरा पर कई बार वार करती है और उसके शरीर पर गहरे घाव दे देती है। अब दोनों बहनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही बहनें बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान मीरा जोर से पूती को धक्का देती है और पूती पीछे रखी हुई कांच की टेबल पर जा गिरती है। इससे होता यह है कि टेबल टूट जाती है और उसका एक बड़ा कांच का टुकड़ा सीधा पूती के गले में घुस गया था और उसका गला जो होता है वो बुरी तरह से कट जाता है। अब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पूती मीरा को एक बहुत बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि जिस इंसान ने बाहुलाव्यान रिचुअल करवाया होता है सिर्फ वही उस श्राप को खत्म कर सकता है और वो इंसान खुद पूती थी। लेकिन खत्म होने से पहले पूती ने एक और खौफनाक राज खोला जिसके अंदर वो मीरा को बताती है कि उसने वारसों को भी खत्म कर दिया है। इसका मतलब अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो कि मीरा को इस श्राप से आजाद करा सकता था और ये सच सुनकर मीरा पूरी तरह टूट जाती है। वो पूती को उसकी आखिरी सांसें लेते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है, यानी कि अब उसके ऊपर से ये श्राप कभी नहीं जाने वाला था और उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। या तो वो अपने पति बदलती रहे या फिर वो हमेशा अकेली जिंदगी बिताए। खैर, इसके बाद मीरा अपने पुराने घर वापस लौट आती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसे ढूंढने के लिए बना वहाँ पर आया हुआ था। सब कुछ जानने के बावजूद भी बना मीरा को उसके अतीत के साथ ही अपना लेता है क्योंकि वो मीरा से सच्चा प्यार करता था। दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और कुछ समय तक खुशी खुशी साथ रहते हैं। लेकिन वो श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था और एक दिन वही श्राप बना की भी जान ले लेता है। आखिर में मीरा एक बार फिर सब कुछ खो चुकी थी और हमेशा के लिए उस दुनिया में अकेली रह गई थी। और बूम, इसी दुखद एंडिंग के साथ में यह हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मीरा नाम की लेडी की सच्ची कहानी जिसने कि बताया कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ था रियल में। इस मूवी का नाम है पेरम्पुआन पेम्बावा सियाल, यानी कि द अनलकी वुमेन या फिर द क्वीन ऑफ विचक्राफ्ट। ये मूवी काफी बेहतरीन है और जो सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर बताई गई हैं वो वाकई में इंडोनेशिया के अंदर 90s या फिर 80s के अंदर एक लेडी के साथ में घटित हुई थी। और ये जो कहानी है वो उसके जानने वाले
वालों से या फिर परिवार वालों से उनके आने वाली जनरेशन के अंदर पास ऑन होती रही है ताकि मीरा की कहानी सबको याद रहे। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये जो डीमनेस है जो कि यहाँ पर इस रिचुअल के अंदर आती है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके चलते उसके पति ने या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था, जिसके बाद से जिसके ऊपर भी वो रिचुअल करा जाता है या फिर इस डीमनेस को बुलाया जाता है, उस लेडी की जिंदगी के अंदर ये कभी भी खुशियां आने नहीं देती और हमेशा उसके पति को या फिर बॉयफ्रेंड को मार डालती है, जिसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने फ्रॉम से भी बढ़िया सीरीज लॉस्ट को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ एक थाई हॉरर मूवी को जिसके अंदर हॉन्टेड जेल दिखाई गई है, किंग काओ मूवी को। इनकेस आपने दोनों ही फिल्मों को और सीरीज को मिस कर दिया है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए